वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ द क्लास 11 बायोलॉजी। तो उसमें आज हम लोग, और ये हम लोग का लास्ट पार्ट होगा उसका, और आज हम लोग इसमें करेंगे वायरस, वेरियोइड्स, पेराइन्स और लाइकेंस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस, वेरियोइड, पेराइन, लाइकेंस। इन सबको देखेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे वायरसेस। तो जो विटकर ने हम लोगों को एक क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें कहीं पर भी उसने वायरसेस का कोई नाम ही नहीं लिया। उसको किसी भी क्लासिफिकेशन में, किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया। बिकॉज एक तो ये हो जाता है कि वो तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बाउंड्री पर है। ना तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना ही वो एक प्रॉपर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, दोनों में आ जाता है। तो इस वजह से देन हम सब लोग कुछ ना कुछ इल इफ़ेक्ट्स सफ़र करते हैं। किनकी वजह से? वायरसेस की वजह से। जैसे कॉमन फ्लू ले लो, कोल्ड ले लो, ये सब किसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं? सबके सब इफ़ेक्ट है हमारे पास वायरसेस के। और वायरसेस ने कोई भी क्लासिफिकेशन उन्होंने अपने लिए फाइंड आउट ही नहीं कर पाए वो, या बोल दो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाए उनके लिए कोई भी क्लासिफिकेशन। तो मतलब ये हो क्यों नहीं पा रहा? इनकी क्लासिफिकेशन तब से नहीं हो पा रही जब से कि इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जा रहा था। बाद में इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया। तो ये एक ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो बिल्कुल बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से क्लासिफाई करना भी इसको उतना ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है। देन द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो बोल रहे हैं कि अगर तो आप देखोगे इसकी सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर आप बोलोगे कि जिनकी सेल स्ट्रक्चर होती है, सेल्स होते हैं जिनमें, वो होते हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिनमें सेल नहीं होते वो होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तब तो हमारे पास वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग है, क्योंकि उनमें सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होती। Okay, and the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे, अपने होस्ट पर चले जाएंगे, तब उनमें सेल स्ट्रक्चर भी आ जाएगी। एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी उनमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वो होस्ट लिविंग सेल पर जाएंगे, वो वहाँ पर जाकर के अपनी एक सेल स्ट्रक्चर भी बना लेंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएंगे। नाउ वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. और जैसे ही ये किसी भी होस्ट सेल में चले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? वो पूरी तरह से उसकी पूरी की पूरी मशीनरी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। यानी कि उस होस्ट सेल की पूरी सेल स्ट्रक्चर, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ये कब्जा कर लेंगे और खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। और एट द एंड क्या होगा? जो वो होस्ट सेल था जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर पा रहा था, उसको ही ख़त्म कर देगा। ओके, देन द नेम वायरस, दैट मीन्स अ वेनम और अ पॉइजनस फ्लूइड, वाज गिवन बाय द डेमेट्री। तो डेमेट्री ने उनको एक नाम दिया था वायरस, जिसका लिटररी मीनिंग क्या निकलता है? वेनम या पॉइजनस, यानी कि बहुत ही जहरीला कोई भी लिक्विड। ओके, तो इनको ऐसे माइक्रोब्स के अंदर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जो कि मोज़ेक डिजीज़ है जो टोबैको की, उसको कोज कर रहे हैं। और उसको कोज कैसे कर रहे हैं? ये क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को पास आउट कर जाते हैं। ओके, ये इजीली, अगर आपने कोई भी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगाया, ये उसको पास कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम लोगों ने काफ़ी सारी जैसे बोल सकते हो प्रिकॉशंस लिए हैं ना बैक्टीरियल डिजीज़ से, बैक्टीरिया से बचने के लिए, लेकिन फिर भी एंड में एक बीमारी तो हो ही गई टोबैको के प्लांट को, वो थी मोज़ेक डिजीज़। तो तब उनको पता चला कि सिर्फ बैक्टीरियाज ही नहीं, वायरसेस भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इल इम्पैक्ट देते हैं हमारी फसलों को और ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को भी। देन द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइड और क्रिस्टल कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो इनमें प्रोटीन्स होते हैं ज़्यादातर। हम लोगों ने देखा इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन इनमें प्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं। इनके हर एक वायरस की अपनी प्रोटीन होती है।
एंड वो बिल्कुल इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर जाएंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएंगे और ये ऑब्लिगेट करते हैं पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं, यानी कि टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने होस्ट सेल के ऊपर, अपने नरिशमेंट के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपने होस्ट सेल के ऊपर। और इसके साथ ही इनमें प्रोटीन के साथ साथ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई भी एक वायरस में ऐसा नहीं होगा कि आरएनए भी होगा और डीएनए भी होगा, नहीं, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। जो हमारे पास बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जिनको हम लोग बैक्टीरियोफेजेस बोल दिया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को इम्पैक्ट करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। उनके बैक्टीरिया की प्रोटीन लेयर को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एट द एंड उनको ख़त्म कर देते हैं पूरी तरह से। उनको बोल दिया जाता है बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस। और उनमें मोस्टली हम लोगों को डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस तरह का होता है, जैसे ये हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड सिर्फ इस तरह से रहेगा, ओके। तो इनमें हमेशा हम लोगों को आज तक देखने को मिली है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। देन इनकी जो प्रोटीन होती है उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो कि कैप्सिड से बनी हुई होती है, और इन टर्न जो कैप्सिड है वो बहुत सारे कैप्सोमर्स में से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि उसके न्यूक्लिक एसिड को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। अगर उनका न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वो अपने न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन लेयर बना लेता है जो कि कैप्सिड से बनी हुई होती है, और कैप्सिड नंबर ऑफ सब यूनिट से बनी हुई होती है जिनको बोला जाता है कैप्सोमर्स, ओके। देन दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। तो इनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी होती है जिनके अंदर इनको अच्छे से अरेंज किया जाता है। देन वायरसेस बहुत सारी डिजीज़ को कोज करते हैं, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और ह्यूमंस में जो एड्स हो रही है वो भी किसकी वजह से हो रही है, HIV वायरस। तो एड्स भी हम लोगों के पास जो ह्यूमंस में एड्स देखने को मिल रही है वो भी एक वायरस की वजह से देखने को मिल रही है, HIV वायरस, है ना। प्लांट्स में भी बहुत सारी हम लोगों को डिजीज़ देखने को मिल रही है, जैसे लीफ रोलिंग और कर्लिंग। जैसे वो पत्ते होते हैं जो है ना हमारे पास प्लांट्स के, वो बिल्कुल रोल होना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से नहीं रहते, वो रोल होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। येलोइंग, जैसे पीले पड़ जाते हैं पत्ते। देन वेन क्लियरिंग, डवार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब पौधा बहुत ही छोटा रह जाता है, बढ़ ही नहीं पाता अच्छे से। देन आ जाते हैं, ये तो हो गए वायरसेस। अब आते हैं विरियोइड्स। विरियोइड्स 1971 में फर्स्ट टाइम इनको टीओ डाइनर उन्होंने डिस्कवर किया था। ये भी है तो एक इन्फेक्शियस एजेंट्स, लेकिन वायरसेस से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तो इनको जब डिस्कवर किया गया तो अच्छे से इनके बारे में स्टडी की गई, तब पता चला कि ये है तो एक इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी कि एक स्थान से दूसरे, जैसे बोल सकते हो एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक ये डिजीज़ पहुंचा देते हैं, या फिर प्लांट्स के अंदर ये डिजीज़ पहुंचा देते हैं। लेकिन ये वायरसेस से काफ़ी छोटे हैं, और पोटैटो में ये स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कोज करते हैं, ओके। तो इनमें एक आरएनए होता है, यानी कि विरियोइड्स क्या होते हैं, आरएनए बेस्ड होते हैं। इनमें प्रोटीन कोटिंग हम लोगों को नहीं देखने को मिलती, जो कि हम लोगों को वायरसेस में देखने को मिलती है, और इसको फिर नाम दे दिया गया विरियोइड्स, ओके। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का, इसके आरएनए का वेट एज कम्पेयर टू द आरएनए ऑफ अ वायरस, उसके मॉलिक्यूलर वेट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट इज़ पेराइन्स। तो मॉडर्न मेडिसिन में हम लोगों को और बहुत सारे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ देखने को मिले, जिसके कि जो ये ट्रांसमिटेड हो रही हैं एजेंट्स के थ्रू। जैसे हम लोगों ने मोस्टली आज तक यही पढ़ा है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ट्रैवल नहीं कर पाती, ट्रांसमिट नहीं कर पाती। लेकिन पेराइन्स ऐसे इन्फेक्शियस बोल सकते हो एजेंट्स हैं, ट्रांसमिटेड एजेंट्स हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को भी ट्रांसमिट कर रही हैं, ओके। और इनमें ना बहुत अलग सी एक एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलती है, जो कि और वायरसेस में या हम लोगों ने विरियोइड्स देखे उनमें देखने को नहीं मिलती। इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम होता है वायरस के साइज़ से, तब इसको बोल दिया गया
parines. Then the most notable disease caused by the parines are the bovine spongiform encephalopathy, जिसको हम लोग बोल देते हैं मैड को डिजीज़. ओके, इसको मोस्टली मैड को डिजीज़ बोल दिया जाता है. वो इसका अटैक सीधा हो रहा है हमारे न्यूरॉन्स पर, हमारे दिमाग पर, कैटल्स के दिमाग पर. ओके, यहाँ पर एनिमल्स के, कैटल्स के दिमाग पर सीधा उनका असर हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज जो हैं वो एक बोवाइन से दूसरी बोवाइन तक जा सकती हैं, या बोल सकते हो एक कैटल से दूसरी कैटल तक जा सकती है. देन लाइकन्स. लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी. तो इसमें एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफ, एक है हेट्रोट्रॉप. तो जो फंगी है हमारे पास वो है हेट्रोट्रॉप, और जो एल्गी है वो है हमारे पास ऑटोट्रॉप. तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस तरह से चल रहा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप को बोला जाता है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को रिलेशनशिप में आने में फ़ायदा हो रहा हो. एल्गी क्या है? एल्गी हमारे पास फंगी को दे रही है पूरा न्यूट्रिशन, फूड बनाकर दे रही है ना. एल्गी प्रिपेयर द फूड फॉर फंगी. और इन टर्न्स फंगी क्या है? वो शेल्टर प्रोवाइड कर रही है उसको, और उसके लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब एब्जॉर्ब कर रही है ना. तो दोनों के अच्छे रिलेशन हो गए आपस में. एक अगर उसको घर दे रही है तो दूसरा उसको खाना दे रहा है. जैसे मान लो एक के पास घर है, खाना नहीं है, और एक के पास खाना है, घर नहीं है, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया? तुम मुझे रहने को जगह दे दो, मैं तुम्हें खाने को खाना दे दूंगा. तो वो हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. देन लाइकेंस आर अ वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स. तो इनसे हम लोग पोल्यूशन को भी अच्छे से देख सकते हैं. अगर तो किसी जगह पर लाइकेंस बहुत ज़्यादा होंगे, इट मीन्स कि वहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम है, वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड है अभी तक, बिकॉज दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज. ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जो जहाँ पर भी हम लोगों को लाइकेंस देखने को मिलेंगे, वो एरियाज एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा? इन्वायरमेंटली साउंड होगा. यानी कि वहाँ पर पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कम देखने को मिलेगा. ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी तो मुझे लगता नहीं कि अर्थ का कोई भी पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल ही ना हो. तो वहाँ पर होगा तो ज़रूर, लेकिन कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस. तो बस यही था, और इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर होता है कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस.